नमस्कार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने 29 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक कल शाम को सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार खत्म कर दिए हैं। करीब 20 दिन तक ये चुनाव प्रचार चला। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्कस के सारे तीरों को निकाला, मुद्दों को उछाला, सभाएं की, रैलियां की और पूरा दमखम लगाया। न्यूज 18 के मुताबिक भाजपा ने सब मिला के 9,500 जनसभाएं की, 311 रोड शो किए। अकेले प्रधानमंत्री ने 6 दिनों में 19 सभाएं की, 6 रोड शो किए। भाजपा के नेताओं ने 311 मठों और मंदिरों में जाके पूजा की, वो भी एक चुनाव प्रचार का हिस्सा था। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अकेले प्रियंका ने 85 सभाएं की, खड़गे ने 36 जनसभाएं की, कई रोड शो राहुल गांधी और प्रियंका ने किए। राहुल गांधी की सभाएं निश्चित तौर पर प्रियंका से अधिक उनके आंकड़े में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इन सभाओं में कई तरह के मुद्दे उठाए गए, वे मुद्दे भी उठाए गए जिन्हें आचार संहिता इजाजत नहीं देती है। वे मुद्दे जो संविधान की सारी मर्यादाओं को हवा में उड़ा देती है। इन सारे के बावजूद चुनाव का नतीजा क्या रहेगा, इसको लेके हम आज तक यहाँ बैठ के विभिन्न फैक्टरों के आधार पे, वहां से मिली सूचनाओं के आधार पे अनुमान लगाते रहे। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, चुनाव सभाएं खत्म हो चुकी हैं, तो जैसा हमने आपको पहले वीडियो में वादा किया था, ग्राउंड जीरो पे पहुंच के हम आपको वहां का हाल बताएंगे। अब जो हाल है, अब चुनाव प्रचार के आक्रामकता का नहीं है, मुद्दों का नहीं है। अब तो सीधे सीधे जनता ने जो भी है, मुझे लगता है, मन बना लिया है और कल मतदान में वो अपने मन को, अपनी धारणाओं को वोट में तब्दील करेंगे। तो क्या हो सकता है, एक बार हम फिर अनुमान लगाते हैं ग्राउंड जीरो पे पहुंच के। वहां जो कर्नाटक में हैं, जो कर्नाटक के हैं, जो कर्नाटक में रह के लगातार इस पूरे चुनाव प्रचार में, चुनाव के दौर में रैली सभाओं को देखते रहे, उसमें जनता के रिस्पांस कैसे थे उनको देखते रहे, और विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों से बातचीत कर उनका मूड आधारित करता है, मूड का, उनके सोच का नतीजा निकालते रहे। उन लोगों से मुझे लगा बात करने से संभावनाओं के निकट हम जो संभावनाएं हैं उनके निकट पहुंच सकते, कहीं करीब पहुंच सकते, दिल्ली में बैठे बैठे रहने के अपेक्षा में। इसके लिए हमने अपने 3 ऐसे जर्नलिस्टों, ऐसे लोगों को इनवाइट किया है गेस्ट के लिए, उनसे रिक्वेस्ट किया साथ में जोड़ने के लिए, जो कि लंबी समय से पत्रकारिता में है। कम से कम 3 दशक से उन्होंने पत्रकारिता की है और जो वहीं पे हैं, और पूरा चुनाव का उन्होंने हाल सब कुछ देखा है। स्टेट के लोगों के बारे में, स्टेट की पार्टियों के बारे में उनको अच्छी तरह से अनुमान है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कल मतदान के बाद किसके भाग का कितना हिस्सा मतपेटिका में, ईवीएम में कैद होने जा रहा है, किसकी ज्यादा संभावना है सरकार बनाने की, हंग असेंबली बनेगी या किसी को बहुमत आएगा, अगर हंग बनेगी तो किसकी लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। जिन लोगों को रिक्वेस्ट किया एज ए गेस्ट अपने चैनल पे आने का, उसमें डी उमापति है। डी उमापति कंसर्न एडिटर है। दिनों वहाँ एक पत्रिका पेपर है, और इन लोगों ने एक सर्वे भी किया था कुछ दिन पहले जिसको बहुत सराहा गया। बल्कि हमारे एक मित्र हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में,
उन्होंने ये बताया, इस सर्वे के बारे में बताया, फिर उमापति के बारे में बताया, तो उनसे, उमापति से हमारे 5-10 साल बाद कांटेक्ट हुआ उन्हीं के जरिए। दूसरे हमारे जो गेस्ट है वो बी.एस. नागराज हैं। बी.एस. नागराज काफी दिनों से पत्रकारिता में रहे हैं। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में करीब 10 साल से ज्यादा काम किए। हम लोग एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, और हमारे साथ कई टूर पे भी एक जा चुके हैं। करीब 10 साल पहले इन्होंने जर्नलिज्म छोड़ के एक मल्टीनेशनल एनजीओ ज्वाइन किया। हालांकि काम वही इनका है, अलग ढंग है, लेकिन लगातार, चूंकि जर्नलिस्ट, जब जर्नलिस्ट वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज जर्नलिस्ट, तो इनका अभी भी पैशन वही है। पॉलिटिकल चीजों पे नजर रखते हैं, पॉलिटिकल गतिविधियों पे नजर रखते हैं। तो मैं इन्हें एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकता हूँ। और हमारे तीसरे केस रिजवान साहब हैं, जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। रिजवान साहब जो है वह नसीमन, काफी पुराना पेपर है, चैनल भी उनका है, काफी सीनियर है वो। 17 बार जो है, आप इसी समझ लीजिए कि बंगलोर प्रेस क्लब के 17 बार सदस्य कमेटी के रह चुके हैं। तो कितना पॉपुलर और कितना क्रेडिबिलिटी उनकी होगी। अभी वो से हमारी बात हो रही है, लेकिन अभी वो जोड़ नहीं पाए। जैसे ही जुड़ेंगे उनके पास हम आएंगे। हम सबसे पहले आपके पास उमापति जी आते हैं। अभी तक अगर प्लेन शब्द में पूछे तो जो कुछ हुआ, जो कुछ 20 दिन प्रचार प्रचार सब रहा, जो भी सब सारा कुछ वहां संपन्न हुआ, उसमें आप किसकी संभावनाओं को मेनली देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी में से किसकी संभावनाओं को आप देख रहे हैं, या रिजल्ट किस तरह का रहेगा, ये आपका क्या अनुमान है? हमारा संस्था जो eZina.com जो डिजिटल मीडिया है, वो एक सर्वे भी करा प्रदीप। तो उस सर्वे के हिसाब से, और जैसे मैं जानता हूँ आउटसाइड द सर्वे आल्सो, सर्वे से बाहर भी बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी आता दिख रहा है। जो मुद्दे वहां पे हुए हैं, मतलब जो मुद्दे चले हैं, कई तरह के मुद्दे चले हैं, और अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, और इश्यूज में हर तरह के इश्यू आए हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू क्या काम किया इस इलेक्शन में? प्रदीप, बड़ा इश्यू ये है, चाहे कोई भी जो जो भी कहे, लेकिन बड़ा इश्यूज है। बड़ा इश्यूज ये है, जमीनी मुद्दे या स्थानिक मुद्दे जो बताते हैं, वही बहुत बड़े इश्यूज है। और ये यूनिवर्सल फेनोमेनन भी हो सकता है, सारे भारत में भी हो सकता है। बाद में प्राइस राइज, जो महंगाई है, महंगाई से लोग बहुत त्रस्त है। तो महंगाई के सामने, और उसके बाद, उसका बाद का स्थान आता है भ्रष्टाचार का। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, जी, ये तीनों बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं, और लोग बहुत त्रस्त है इससे। इसके सामने कोई पोलराइजेशन भी काम नहीं कर रहा। ध्रुवीकरण का जो प्रयत्न हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या उसी तरह चस्पा हो गया जैसे राजीव गांधी के जमाने में बोफोर्स चस्पा हो गया था और बैकफुट पे जाना पड़ा था? क्योंकि मैं जनरली, उमापति आपको भी होगा एक्सपीरियंस, मुझे भी एक्सपीरियंस रहा है चुनाव का। भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन चुनाव में भ्रष्टाचार उतना काम नहीं करता है, एज ए मुद्दा लोग लेते नहीं है। अरे प्राइस राइज और भ्रष्टाचार जो मैंने है, मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार का मुद्दा सेकंड आता है। टॉप मोस्ट मुद्दा महंगाई है। महंगाई से त्रस्त है लोग। भ्रष्टाचार तो होते ही है, लेकिन भ्रष्टाचार का सीमा पार कर दिया है इधर। 40% सरकार, ऐसा वो बोल रहे हैं। सारे काम जो सरकारी काम होता है, रोड बनाने दो और इमारत बनाने, कंस्ट्रक्शन में, सब में 40% और 40% से ज्यादा गवर्नमेंट को कट देना पड़ता है। वो तो सेकेंडरी इश्यू है। प्राइमरी इश्यू, जैसे मैंने बताया, वो महंगाई है। महंगाई से लोग बहुत त्रस्त है, और बेरोजगारी है। ये तीनों बहुत ये काम कर रहे हैं फील्ड में। इसलिए जो भी मोदी जी बताते, जय बजरंगबली, ये ध्रुवीकरण का जो बात कर रहे हैं, वो लोगों का दिमाग में नहीं घुस रहा है। नागराज, ये चुनाव जो है, ये बीजेपी जो है हमेशा की तरह, या इस बार स्पेशली, प्रधानमंत्री की इमेज और छवि पर लड़ना चाहिए।
उसने अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर को कोई कैंडिडेट नहीं दिया। कई लोग ये मान रहे हैं कि ये पीएम वर्सेस राहुल नहीं, पीएम वर्सेस सिद्धरमैया था, क्योंकि वहां पे कर्नाटक में लोकल नेताओं का महत्व नेशनल सेंट्रल नेताओं से ज्यादा कहीं अधिक रहता है। और हमें यह भी बताया गया कि कर्नाटक के लोग अपने लोकल लीडरशिप पे विश्वास करते हैं। और सिद्धरमैया का कद भी बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। शायद वहां के लोकल नेताओं में सबसे बड़ा कद सिद्धरमैया का है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि या इमेज, या जिस तरह से उन्होंने 19 रैलियां 6 दिन में की, पद यात्रा 26-26 किलोमीटर की, उसका कोई असर पड़ा है चुनाव पे? देखिए, जैसे आपने कहा ये लोकल इलेक्शन है, इट्स नॉट अ नेशनल इलेक्शन। पहली बात ये है। दूसरा, मोदी आने से पहले ही मुझे लगता है लोग मन बना लिया था। इस बार ये बीजेपी गवर्नमेंट को हटाने का मन बना लिया था more or less। तो जो भी रोड शो किया है, रैली किया है पीएम ने, इसका असर थोड़ा बहुत हुआ होगा, मगर इट इज नॉट एनफ टू अनसीट बीजेपी, आई मीन अनसीट कांग्रेस फ्रॉम कमिंग टू पावर। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि कई कई लोग ये बता रहे हैं कि जमीन में कि ये जो रोड शोज वगैरह हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ है लोगों को, बहुत इनकन्वीनियंस हुआ है। तो ये भी एक बहुत सारा मिडिल क्लास में जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत इनकन्वीनियंस लेकिन तो हुआ। कांग्रेस, वो तो ये प्रियंका, नेसेसरी नहीं था। और प्रियंका और राहुल के भी रोड शो हुए थे। ये लेवल पे नहीं हुआ था ना, जैसे किलोमीटर तक 26 किलोमीटर। रोड बंद करने का ये सब नहीं किया था। वो 26 बहुत किलोमीटर। लोकलाइज्ड था वो सब रैलीज। हाँ उमापति, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो 26 किलोमीटर लगातार। इमेजिन लगातार। कल्पना करो 26 किलोमीटर कंटिन्यूअसली। और उसके लिए पिछले दिन रात से ही रोड ब्लॉक कर दिया गया। पिछले दिन रात से 26 किलोमीटर सारा धंधा चौपट हो गया, सारा दुकान बंद करवा दिया और लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। चलो, हाँ। इसका बहुत मायना नहीं रखते तो भी इसका ज्यादा मायना, इसको इग्नोर कर देने से भी, जैसे नागराज ने बताया, लोग बहुत पहले से मन में डिसाइड कर दिया है इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना, हाँ, कांग्रेस को ला। लेकिन मुद्दों में मिस्टर नागराज बात करें तो कई मुद्दे बहुत ही निगेटिव और बहुत ही पीएम के तरफ से, कई लोग जो हैं पीएम की तरफ से जो भाषण दिए गए वो कुछ अजीब भाषण थे, जो एक पीएम बोले वो समझ में नहीं आता है। जैसे इसमें कांग्रेस पे देशद्रोहिता की बात की गई, आतंकी संस्थाओं से आतंकवादियों को सपोर्ट करने की, विदेश से सपोर्ट लेने की बात की गई। यहां तक कहा गया कि जो हम हल्दी कोरोना में बोलते थे, कांग्रेस ने जो उसका विरोध किया वो कर्नाटक के किसानों का विरोध किया। तो जो यहाँ लोग मानते हैं, या कई लोग जो सो कार्ड कथित मीडिया है, नेशनल चैनल हैं, और कि वो मैस्मरिज्म उनका वो कहीं से कहीं कनेक्ट कर देते हैं, उसका असर होता है। क्या इन सब चीजों को लेके कर्नाटक के लोगों को उसी तरह फील हुआ, आई मीन खराब लगा, जैसे हम लोग को लग रहा है कि आप इसमें विदेश को ला रहे हैं, आतंक को ला रहे हैं और इस तरह की चीजें ला रहे हैं? नहीं, फ्रैंकली ये सब इश्यूज आप कट रहे नहीं हो। है। हमें जहां तक लोगों का सवाल है, ये सब कोई मान नहीं रखता है, क्योंकि दे आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट प्राइस राइज। ये सब हर इलेक्शन में होता रहता है, बिकॉज कांग्रेस भी बोलता है, बीजेपी बोलता है, सब पार्टी ऐसे पर्सनल अटैक्स वगैरह करते रहते हैं। वो कोई नया बात नहीं है, मगर people are more worried about their daily lives, price rise हो या जो भी हो। फॉर इंस्टेंस, इवन ध्रुवीकरण की बात हमने पहले किया है, तो इवन दैट हैज नॉट वर्कड ऑन द ग्राउंड। उस पर हम अलग से आना चाहते हैं कि बजरंग बली, लोग बताते हैं बजरंग बली का जन्म स्थान बंगलोर में है, मुझे नहीं उतना मालूम,
हालांकि साउथ में हम्पी बोलते हैं, है, हम्पी हम्पी में, हाँ। और बजरंग बली से बहुत जुड़े हैं। ये तो मुझे मालूम है कि साउथ में अगर हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, बल्कि मैं कई लोगों से कहता हूं कि वहां जो मंदिर है, वहां जो भक्ति दिखाई देती है मुझे, अभी मैं मदुरई गया था 2 महीने पहले, वो नॉर्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी नहीं जा पाई, वहां पहुंच नहीं पाए, बस कर्नाटक तक पहुंची, वो भी आज तक मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना। तो इसलिए क्या बजरंग बली जो है, लेकिन लोग कह रहे हैं बजरंग बली वहां, फिर पूरा कर्नाटक में भाजपाइयों ने एक साथ चैट किया, वो अरे वो पढ़ा हनुमान चालीसा, यहां तक कि कांग्रेस, हालांकि जो मेन उसके वक्ता थे राहुल सोनिया या खड़गे, उन्होंने बजरंग बली को अपने भाषण में नहीं लाया, लेकिन रिएक्शन हुआ। स्थानीय डीसी कुमार ने कहा कई मंदिर बनाए हैं और ये बनाए हैं वो बनाए हैं, तो क्या कुछ काम किया है ये जो, और यहाँ पे माना जा रहा है कि एकदम माहौल बदल गया। मीडिया जो कह रही है, मेन मीडिया सो कार्ड, वो कह रही है कि माहौल पलट गया। क्या लगता है आपको? No, that is a national media narrative, which is often the case. Whenever such things happen, they blow it out of proportion. वो ऐसे जमीन पे वो मुद्दा नहीं चला अभी तक। तो आप देख सकते हो रिजल्ट जब आते हैं 13th को, आप देख सकते हो वो इशू नहीं हुआ है। उमापति, आपका क्या मामला इस इशू पे, जो बजरंग बली को लगातार 3 दिन तक जय बोलते रहे, राम को ताले में, फिर हनुमान जी को ताले में, इस मामले में आपका क्या मानना है? नहीं, जैसे नागराज बता रहे हैं वही मेरा राय भी वही है। वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो प्रदीप, जब पेट भरता है, सुकून मिलता है, तब भगवान का याद आता है ना। तो पेट का सवाल है, सुकून नहीं है। ऐसा 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 स्थिति में बजरंग बली को लेके क्या करेंगे लोग? हाँ, वो तो रोजमर्रा की जिंदगी में त्रस्त है, वो बजरंग बली में उलझने वाले नहीं है। नहीं नहीं उमापति, हिंदुत्व का ये नारे काम किए हैं। आप देखो 14 के बाद ये जो मोदी जी आए हैं, मोदी जी की जो भक्ति कहलाती है, अरे मेरा प्रदीप, मानना है, उसका आपका भी मतलब मानना होगा, उसके पीछे धार्मिक भावना है। प्रदीप, उसका मतलब ये नहीं है हर बार वो काम करेगा हिंदुत्व। आप देखते जाओ, अभी आगे वाले सालों में देखते जाओ, हर बार नहीं काम करेगा। एवरी डे इज नॉट योर डे। हम लोग यहाँ कहते हैं काट की हाड़ी हमेशा नहीं चढ़ती है। हर दिन आपका दिन नहीं बन सकता है। See, it is a question of the law of diminishing returns. कितना हाँ उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसका भी कोई लिमिट होता है ना। तो हाँ आप देख सकते हो कर्नाटक में हिजाब इशू भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, मगर फिर भी वो आफ्टर फ्यू मंथ्स नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसे इश्यूज बिफोर प्राइस राइज एंड डेली लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, उससे आगे एक कुछ नहीं है। प्रदीप, जब गाय दूध देता है उसका भी एक सीमा होता है। गाय का दूध भी खत्म होता है ना। हाँ, हर गाय कामधेनु नहीं होता है ना। अच्छा, एक एक हम तीनों कई बार हम लोग साथ चुनाव कवर किए हैं, और ये मानते हैं कि जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किधर देखते हो, किसको ज्यादा लाभ मिला है? लिंगायत फैक्टर कितना काम किया है बीजेपी के पक्ष में? किससे पूछ रहे हैं? आप ही बताओ बापत पहले। लिंगायत तो पहले से ही बीजेपी के साथ है, भाजपा के साथ है, लेकिन इस बार उनका मन थोड़ा बिगड़ा है। लेकिन फिर भी वो बाय एंड लार्ज मोटे तौर पे भाजपा के साथ ही है इस बार। जगदीश शेट्टार के और उन लोग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, जगदीश शेट्टर का इतना मास बेस नहीं है जितना येदियुरप्पा का है। सऊदी का थोड़ा बहुत है उस रीजन में, पूरा कर्नाटक में नहीं है सऊदी का। एक आध जिला में उनका जिला में हो सकता है। जगदीश शेट्टर का भी, जगदीश शेट्टर कभी भी वो ध्रुवीकरण का राजनीति में यकीन नहीं रखा है। तो उसका और
जगदीश शेट्टर और जो सऊदी का सबकास्ट जो है, सबकास्ट अलग है. Majority of Lingaites, they belong to Panchamsali. Okay. And both these leaders, they don't belong to Panchamsalis. Panchamsalis are the majority subsect in Lingaites, right? And Jagdish Shettar belongs to Banajiga, and Saudi belongs to Ganiga. They are not majority in Lingaites. So कहने का मतलब ये है, मोटे तौर पे लिंगाइट्स अब भी आज भी बीजेपी के साथ खड़े हैं. अच्छा, और ये नॉर्थ कर्नाटक में उसका असर पड़ेगा इस बार. जैसे लास्ट टाइम 2018 में जितना सीट मिले हैं उनको, जो लिंगायत बेल्ट बोलते हैं, उसमें इतना सीट नहीं इस बार नहीं मिलने वाला है. आई मीन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लिंगायत इशू बट बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज आल्सो. बट लिंगायत इशू भी है उसमें. और ये हम लोग बीजेपी कांग्रेस में भूल जाते हैं जनता दल एस को. जनता दल एस की, जैसे आप लोग का मानना है कि इस बार बहुमत से कांग्रेस के आने की पूरी चांसेस है, जो दिखाई दे रहा है. जनता दल एस का क्या रहेगा, नागराज? जनता दल एस, जनता दल एस विल बी अ मेजर प्लेयर ओनली व्हेन देयर इज अ हंग सिचुएशन. अभी इस बार वो संभावना कम दिख रहा है हंग सिचुएशन का, तो दे विल जस्ट बी रेलेगेटेड टू द साइडलाइंस. मान लो अगर दोनों पार्टी को, बीजेपी और कांग्रेस को मान लो 100 सीट्स मिलता है, या 90 or 100, then JDS comes into the picture. That's right. Yeah, so that situation मुझे नहीं लगता है इस बार आने वाला है. मतलब ऑपरेशन लोटस के चांसेस भी कम है, because one party is going to get a majority, which is the Congress. तो हम ये चुनाव आयोग जिस तरह इस बार व्यवहार किया है, और जिस तरह मतलब बेकार, मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं, मैंने अलग से उस पर वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाए हैं. वहां पे चुनाव आयोग के इस व्यवहार से, या जो पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास है उन पे कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि इस तरह देश जा रहा, हर कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं जो खत्म हो रही है, चुनाव आयोग एकदम खत्म हो गया, उस बारे में वहां पे क्या मिडिल क्लास या अर्बन क्लास क्या सोच रहा है, नागराज? See, these kind of discussions only happen in the elite sections of society. मान लो आम आदमी के लिए ये सब इशू नहीं है. जैसे पहले मैंने कहा, जो रोजी रोटी का इशू ही है मेनली. ये सब इलेक्शन कमीशन कैसे बर्ताव किया है, बाकी इंस्टीट्यूशन कैसे उनका बर्ताव क्या रहा है, वो सब मायने इतना नहीं रखता है. और ये सब इट इज रेलिगेटेड टू अ सर्टेन स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं, उनके तक सीमित है बस. नहीं उमापति, क्या ये मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है आम जनता में भी पूरी रहती है, उनको भी मालूम होता है आचार संहिता क्या है, चुनाव आयोग के रोल, मतलब मोटा मोटी मालूम होता है. और अब तो टीवी और जो संचार माध्यम इतना है और बोल रहा है कि उनके तक भी पहुंच रही बात. आपको क्या लगता है नागराज, जो बोल रहे हैं सही, कि केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये सब देख रही है कि चुनाव आयोग और संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं? देखो प्रदीप, लोग मीडिया में, पीपल आर सराउंडेड बाय मीडिया. मीडिया चारों तरफ से लोगों को घेरा हुआ है. और मीडिया क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया इज गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया है. और ये सब जो मोदी के खिलाफ होता है उसको नहीं दिखाता. और भाजपा जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसका व्हाट्सएप फैक्ट्री, फेक न्यूज फैक्ट्री बना लिया है. तो मीडिया नहीं दिखाता है. आचार संहिता का जो उल्लंघन होता है वो जब रूलिंग पार्टी से, खास करके मोदी से होता है, वो नहीं दिखाते. और आम लोग सदाचार संहिता कैसे जान सकते हैं? आचार संहिता आम लोग नहीं जानते हैं. और जो आप जिक्र करा मध्यम वर्गीय लोगों का, क्या वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ज्यादातर, आई विल नॉट से कंप्लीटली, ज्यादातर मोदी का माया जाल में अभी फंसा हुआ है. वो टाइम लगता है. हिंदुत्व उस पर फिर कभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हिंदुत्व ही उसका मेन रीजन है, क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ. इतना ज्यादा है
कि मुझे अभी 10 दिन 15 दिन वीडियो शुरू किए हुआ, 15-20 दिन हुआ, और मेरे कई दोस्त रिश्तेदारों का आ रहा है, जिसका मैंने जवाब भी पिछले वीडियो में दिया है, कि तुम टिल्टेड हो, वन साइडेड हो। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि मीडिया का रोल क्या है, तुम कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर रहे हो। और मैं उनको कह रहा हूं भाई फैक्ट्स में बता रहा हूं। तो मुझे कई बार लगता है हिप्नोटाइज हैं या पढ़े लिखे लोग किस तरह इस तरह है, ये क्या हिंदुत्व है इसके पीछे? क्या लगता है नागराज आपको? हिंदुत्व भी है, एंड देयर आर हिस्टोरिकल फैक्टर्स आल्सो। एक सेक्शन रहा है वो एंटी कांग्रेस थे, सो दे वर लुकिंग फॉर समवन who is not, who stands up for the other section. So they found Modi the right person for, That's right. to be able to connect to them at that level. So ये सब conglomeration of issues है which has brought Modi to the fore, I think. So that is why they're still behind him. There is still a section of society which is staunchly anti-Congress for whatever reason. I mean, whether right or wrong, they still think that it is the stranglehold of the one family and all of that. So that thing, Modi has broken that kind of thing. उमापत, आपका भी यही ख्याल है जो नागराज बोल रहे हैं नहीं, समाज का कि एंटी कांग्रेसिज्म जो है वो 30 साल पुरानी चीज थी? हाँ रिजवान साहब नमस्कार। बहुत देर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश हो रही थी और कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आप, और हमारी उन लोगों से बात हुई, चलिए आज आपसे भी बात हो जा रही है। हाँ मैं ये कह रहा था कि चुनाव प्रचार सारे खत्म हो चुके हैं, लोगों ने सारी पार्टियों ने अपने तर्कस के सारे तीर खोल दिए हैं, सारा कुछ अब कल पे डिपेंड कर रहा है। कल जनता, लगता है मुझे लगता है कि जनता ने अपना मन बना लिया है। अब आप चूंकि चारों तरफ घूमे हैं और कर्नाटक के हर जगह आप गए हैं, सभाओं को कवर किया आपने, रिस्पांस देखा है जनता का, आपको अब क्या लगता है कि क्या पड़ला किसकी तरफ होगा और क्या रिजल्ट हो सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद प्रदीप जी, आपने आप चैनल में मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया है। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कल जो प्रचार खत्म हुआ है, अफसोसनाक बात यह है कि प्रचार के वक्त कोई भी पार्टी डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट या गरीबी या बेरोजगारी के बारे में बात नहीं हुई। परंतु ये बात जरूर है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ जो उछाले हैं दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इससे लोगों बहुत निराश है बेंगलुरु में। इधर कर्नाटका के लोग वोटर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं, और इधर कैश बेस्ड वोटिंग होती है। वक्कलिका है, एक तरफ लिंगायत है, एक तरफ मुस्लिम है, ओबीसी और एससी है। और आपने सही कहा है कि एक परस्पेक्टिव बना दिए किसको वोट डालने का है। और जब इलेक्शन शुरू हुआ था, कांग्रेस का बहुत जोर में चल रहा था, 130-140 सीट तक आने की संभावना थी। लेकिन उनका मैनिफेस्टो आने के बाद एक बीजेपी को एक बूस्टर मिल गया है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो बीजेपी को कुछ नहीं था, बॉर्डर नहीं था, तो बीजेपी ने वो आराम से उठा लिया और प्रचार करना शुरू कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, 18 से ज्यादा रैलीज किए, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है और बीजेपी को थोड़ा लिफ्ट हुआ है। वो जो 60 और 70 सीट थे, आज के माहौल में अगर देखें तो 90 to 95 सीट मिलने की उनको पूरे चांसेस हैं। लेकिन कल ये देखना है कि वोटिंग परसेंटेज कैसा होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज 60 to 70% होगी तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगी और एंटी इनकम्बेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। और बीजेपी वाले इस बात से ये कर रहे हैं कि हमारा को कोई सीएम फेस नहीं है, हम सिर्फ मोदी की सूरत देखेंगे और सिर्फ मोदी कहकर जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में सिद्धारामैया एक तरफ सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ डीके शिव कुमार है, एक तरफ डॉक्टर परमेश्वरप्पा है। तो इन तीनों की झगड़े में लोगों को कंफ्यूज हो गया है कि अगर हम कांग्रेस ले आए तो सीएम की ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और लोगों को कांग्रेस को थोड़ा फर्क पड़ा है, कांग्रेस आएगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। रिजवान साहब थोड़ा सॉरी, रिजवान साहब मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि बजरंग बली के मुद्दे के आने के बाद फर्क पड़ा है और पीएम की रैली से फर्क पड़ा है।
बजरंग बली का मुद्दा एक सांप्रदायिक मुद्दा है, एक धार्मिक मुद्दा है, जिसको उठाया और उसके बाद उसको लेके सारी बीजेपी पार्टी दो तीन दिन से जम गई। लेकिन कर्नाटक में ये देखा गया है कि पहले भी बीजेपी ने इलेक्शन के पहले हलाल, हिजाब, अजान, मुस्लिम दुकानदारों के बाइकाट, ये सब मुद्दे लाए थे जो नहीं चले, फिर वापस हो गए वो। फिर मोदी जी के बोलने के पहले अमित शाह ने भी दंगा की बात की, मुस्लिम आरक्षण को बुलाने की बात की, उसका असर भी नहीं पड़ते देख के फिर ये मुद्दा है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बजरंग बली का धार्मिक मुद्दा कर्नाटक में काम करेगा? सर ये एक बात गौर करने की बात है, जो हलाल, हिजाब और ये जो भी अजान के बारे में आया वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को इफेक्ट हुआ है और मुस्लिम समुदाय तो बीजेपी को वोट ही नहीं डालता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कल जो हमारे प्रधानमंत्री बजरंग बली और केरला स्टोरी वो पिक्चर के बारे में बोले और ये प्रोजेक्ट करना है कि लोगों को ऐसा तो एक पोलराइजेशन का एक माहौल क्रिएट हुआ है। आप जो हाँ, माहौल क्रिएट हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है कि नहीं? मुस्लिम का वोट बीजेपी नहीं जाएगा। अब बहुत कम क्या, तो अगर 0.5% कोई मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा है या कोई इसमें है तो पर्चे के वजह से। जहाँ तक हलाल का मसला है, हिजाब का है या अजान का है, ये है वो तो इधर कांग्रेस वालों ने भी नहीं उठाया, कांग्रेस वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना जेडीएस ने सपोर्ट किया इस मामले में। जब भी आया है ये बात हम गौर करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक बात है कि कांग्रेस वालों के एक लीडर भी हिजाब के बारे में या हलाल के बारे में, अजान के बारे में कुछ नहीं कहा गवर्नमेंट के बारे में। यहाँ तक कि कुमार स्वामी एक मीटिंग में हिजाब पंजाब कुछ ऐसा बोला, तो लोगों को याद है। और मजबूरी से क्या है कि मुसलमान और माइनॉरिटी का जो वोट है कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस जाएगा, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो अजान का बोले या ना बोले, तो वो मगर उनका जो मकसद है बीजेपी के जो हिंदू। नहीं रिजवान साहब, वही मैं आपसे कह रहा हूं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं बोला, ठीक है, कांग्रेस अगर बोलती तो वो इश्यू बन जाता। आप समझिए, बजरंग बली की जय पे भी कांग्रेस के जितने मुख्य स्टार प्रचारक थे नहीं बोले, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी और न सोनिया गांधी, इवन खड़गे जी भी उसको नहीं उछाले, क्योंकि वो उनका मानना था कि उसको उछालने का मतलब है कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में जाना, बीजेपी के फील्ड में खेलना। हिजाब हलाल को भी अगर उस पर कंट्रोवर्सी होती तो बीजेपी यही चाहती है, पोलराइजेशन, फिर हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन होगा। उनको लगता है कि मुस्लिम तो एक तरफ है, हमारे साथ है, लेकिन अगर हम वो करेंगे तो पोलराइज करके 12% मुस्लिम एक तरफ रह जाएगा और मेजॉरिटी जो चली जाएगी। तो स्ट्रेटेजिकली आप कांग्रेस को इसको ठीक मानते हैं कि नहीं, मतलब कांग्रेस ने ठीक किया कि नहीं? और मेरी अभी बात हो रही थी उमापति से और नागराज से, उनका ये भी कहना था कि साउथ और नॉर्थ में फर्क है, ये बजरंग बली के मुद्दे यहाँ पे उतना काम नहीं करते हैं। और सही बात नहीं करते सर। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इमोशनल जो कार्ड खेला है कल पीएम मोदी साहब ने, ये कार्ड में क्या भी एक पढ़ा लिखा इंसान क्या रही, क्या भाई हमारे भगवान को बोल रहा है। और कांग्रेस वालों ने हमेशा, चाहे वो हमारे उससे पहले वो चौकीदार के बारे में बोले कांग्रेस वाले या चाय वाले बोले, तो बीजेपी को मुद्दा मिलके उन्होंने उठाया है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस वाले खुद बीजेपी को आना देते रहे ये मुद्दे देखिए। और ये मैनिफेस्टो में बजरंग दल या पीएसआई को बैन करने का स्टेट इश्यू नहीं है, स्टेट इश्यू नहीं है, ये एक नेशनल इश्यू है। और कल अमित शाह जी भी एनआरसी के बारे में बोल रहे थे, वो भी स्टेट इश्यू है, नेशनल इश्यू है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, ये डेवलपमेंट के बारे में, रोजगार बारे में, बढ़ते हुए दामों के बारे में, इतनी हुई जो सुविधा है, जो एम्बियंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो और बहुत तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये तो बोल लिया लोगों ने, उसका इफेक्ट क्या हुआ? कांग्रेस वाले ने बोल रहे हैं कि ये 40% की सरकार है बीजेपी, कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस ने 20% लिया होगा, ये 40% ले रहे हैं। तो एक
इस देश पर अमंग द वर्क सेलेक्ट द बैट उसमें ही हो रहा है। तो नथिंग, तो मैं बहुत सीधा साधा जर्नलिस्ट हूँ, मैं सही बोलता हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं, सेलेक्ट द बैट। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है फैक्ट्स लाना। ये मतलब ये जो मीडिया में इस समय हो रहा है, ये गौर करने की बात है। परसों तक जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी हार्डकोर बीजेपी के कम्युनल लीडर माने जाते थे, अभी कांग्रेस में आने के बाद वो सेक्युलर हो गए। हाँ तो है। कांग्रेस में जो 15 विधायक पिछले टाइम आए वो सेक्युलर थे, जिन्होंने मुसलमानों को वोट दिए, वो ऑपरेशन लोटस में बीजेपी चले गए। तो हाँ। ये सब सियासत है सर, ये तो कुछ नहीं है। ये सियासत वाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए आम आदमी को गुमराह कर रहे हैं, आम आदमी को पोलराइज कर रहे हैं, आम आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी रोटी वो सेक रहे हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है गैस प्राइस का, पेट्रोल का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। कल बैंगलोर में वो देखिए, ये तो पॉलिटिकल वो है, ये तो हम लोग रोते रहे, हमेशा रोते रहे, और जनता भी रोती रही है कि इनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम लोग कर्नाटक चुनाव पे हैं। कर्नाटक चुनाव में जो मैंने कहा और आपने कहा कि इससे सीटें बढ़ी हैं, जो बजरंगबली और इधर जो, देखिए एक नैरेटिव बनता है। मैं रिजवान साहब बताऊं, मैं अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में ही बोला, 2-3 दिन की से ऐसा लगा नेशनल मीडिया में और जो सर्वे आने लगे कि जैसे बाजी पलट गई बजरंगबली के बाद। ये नैरेटिव जो है, मेरा मानना है, मेरे हिसाब से ये नैरेटिव जो है बनाया जाता है, इसीलिए 2-3 दिन तक लगातार ये बोले कि नैरेटिव बने कि बीजेपी ने बाजी पलट दी, और जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो डर गए कि हमेशा कांग्रेस बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है, मुद्दे कुछ और होते हैं, चाहे 19 में बीजेपी की जीत के हो, चाहे और भी मामला हो, ऐसा नहीं। ये बजरंगबली का नारा इस चीज से दे रहे हैं, इससे नहीं बिगड़ेगा। ये कांग्रेस को दुश्मन का, मतलब आतंकियों का सहयोग करने का बता रहे हैं, विदेशी ताकतों की मदद लेने को बता रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। सर अगर ये प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादी है, तो आपकी सरकार 8 साल से क्यों जेल में नहीं डाली? सही बात है। एक सवाल है। और अगर कोई अभी वो चाइना से कुछ राहुल गांधी का है तो उसको अंदर जेल में डालो ना, करप्शन अंदर डालो। आपके पास सब कुछ है, आप सिर्फ बोलने से और लोगों को गुमराह करने से बात नहीं चलेगी सर। वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो उनका नैरेटिव, हाँ। एक पत्रकार है, मैं आपको पता है असलियत क्या है, आपको मालूम क्या है, ग्राउंड रियलिटी है और किधर है। तो बट एक आम आदमी जो रोज चैनल देखता है और जो फॉलो करता है कुछ लोगों को, तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज और रिजवान साहब की बीजेपी ने इस बार फिर जो है मोदी की छवि पे दांव खेला है, मोदी की इमेज पे कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया। इधर मुझे लगता है सिद्धारमैया जो है उनका चेहरा सामने रखा था कांग्रेस ने, डीके शिवकुमार। नहीं, यही बात है सर, कांग्रेस ने सिद्धारमैया का चेहरा भी नहीं रखा है, एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। उन्होंने क्या किया, हम जीतने के बाद हमारे सीएसपी मेंबर सेलेक्ट करेंगे। अभी ये देखना है कि सिद्धारमैया के एमएलए ज्यादा जीतते हैं या डीके शिवकुमार के एमएलए जीतते हैं। हर जगह ही होता है, हर जगह ही होता है, यही होता है। ध्यान में रखना चाहिए कि डीके शिवकुमार के ऊपर ईडी का तलवार है करते। अगर डीके शिवकुमार को बहुमत अच्छी मिल रही है, कोई कांग्रेस का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मिनिस्टर का, एमएलए का, लीडर का, डीके शिवकुमार को बोल के ईडी में बोल के अंदर फंसाएगा, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हाँ, वो तो इनर पार्टी चलता है, इनका पार्टी चलता है सर, सब लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो आप रिजवान साहब मानते हैं कि मतलब आज की तारीख में मानते हैं, कल मतदान होगा, 13 को रिजल्ट निकलेगा, लेकिन आज तक की तारीख में आप मानते हैं कि कांग्रेस आगे है, या तो बहुमत लेगी या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेगी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी और जनता दल का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। कुमारस्वामी फिर चीफ मिनिस्टर बनने की बहुत चांस है। अच्छा, ये नई चीज बता रहे हैं, मतलब जनता दल एस का भी परफॉर्मेंस रहेगा। 100 से 105 तक कांग्रेस, या 110 तक कांग्रेस मिलेगी, 85 चलेगी, 90 बीजेपी आएगी, 25 तो 25 सीट जेडीएस की। तो मतलब वो तो पुराना ही रिजल्ट हो गया। पुराना रिजल्ट बस यही रहा कि उनकी ज्यादा थी पहले बीजेपी की, और कांग्रेस की 90 थी। मतलब
उल्टा हो गया और कांग्रेस ने कुमार स्वामी के साथ सरकार बनाई थी। तो मतलब ऑपरेशन लोटस के फिर से चांसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सर गौर कर बात है, गवर्नर उनका है सर। वही मैं कह रहा हूँ मतलब ऑपरेशन लोटस के चांसेस रहेंगे आपके हिसाब से। ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है सियासत में। ऑनर एवरीथिंग इज देयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। रिजवान साहब मतलब आप मानते हैं कि हंग असेंबली के चांसेस ज्यादा हैं? हंग असेंबली आज के हिसाब से परसों तक एक आज के पहले से कांग्रेस का पल्ला भारी। हाँ, 4 दिन के अंदर जो है चीजें बदली हैं। हंग की संभावना ज्यादा हो गई है। लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रहेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है परवेज साहब, थैंक यू वेरी मच। हम लोग 10 के पोलिंग के बाद शाम को फिर मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप फिर जुड़े। दावत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया मुझे कि आप इतने बिजी होने के बावजूद भी जो है टाइम दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।